हेलो फ्रेंड्स, टेम्परेचर स्ट्रेस के फर्स्ट 2 वीडियोज़ में हमने टेम्परेचर स्ट्रेस के बेसिक कंसेप्ट को समझा था। कंपोजिट बार क्या होती है वो मैंने आपको बताया था, और अगर बार्स को हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो किस तरह की स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं मैंने उसकी बात की थी, और कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स और करते हैं और गेट में आए हुए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके देखते हैं। शुरुआत करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, ए कंपोजिट बार इज rigidly attached to the end support as shown in figure. Determine the stresses in the 3 portion of the bar when temperature is raised by 70 degree centigrade. अब इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। क्या? The support are rigid, ये फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट है the support yields by 0.6 मिलीमीटर। ठीक है। सेकेंड पार्ट में आपसे बोला है कि मुझे स्ट्रेसेस तब बताना है जब सपोर्ट जो है वो सपोर्ट्स के बीच में 0.6 मिलीमीटर का गैप है। मतलब 0.6 मिलीमीटर तक अगर एक्सपेंशन होता है इस बार का तो कोई स्ट्रेस इंड्यूस नहीं होगी। उसके बाद अगर एक्सपेंशन होगा, ठीक है, फ्री एक्सपेंशन अगर 0.6 से ज़्यादा होगा तो ही स्ट्रेस इंड्यूस होंगी, और वो स्ट्रेसेस मुझे बताना है। समझ में आया? तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये कुछ डेटा गिवन है, अल्फ़ा और ई की वैल्यूज़ गिवन है। अब हम फर्स्ट पार्ट की शुरुआत करते हैं, मतलब स्ट्रेसेस की बात करते हैं जब दोनों एंड फिक्स हों और आप 70 डिग्री टेम्परेचर राइज करते हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने तीनों जो बार्स हैं उनका एरिया कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि अब ये दोनों एंड फिक्स हैं, और दोनों एंड फिक्स होने के कारण इसके अंदर एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा जब आप टेम्परेचर राइज करोगे तो फिर तीनों बार के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस हो जाएंगी। और मैंने वही लिखा है। मैंने क्या लिखा? द कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आर डेवलप्ड इन ईच पोर्शन, हाउएवर द फोर्सेस डेवलप्ड इन ईच पोर्शन आर इक्वल। कि जो तीनों पोर्शन हैं उनके अंदर तीनों के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होंगी और तीनों के अंदर फोर्स भी इक्वल होगा। और इसी कंडीशन से मैंने लिखा सिग्मा सी इंटू ए सी इज इक्वल टू सिग्मा एस इंटू ए एस इंटू सिग्मा बी इंटू ए बी। मतलब तीनों के अंदर फोर्सेस की वैल्यू इक्वल हो। तीनों को इक्वेट कर दिया और इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया। अब मैं सिग्मा सी और सिग्मा एस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सिग्मा बी कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये एरिया की वैल्यू इसको पुट कर दीजिए, तो ये इक्वेशन आ गई। क्लियर? अब जब ये इक्वेशंस मिल गई तो अब हम फ्री एक्सटेंशन देख लेते हैं कि अगर ये दोनों एंड फिक्स नहीं होते तो इस बार के अंदर टेम्परेचर राइज के कारण फिक्स जो फ्री एक्सटेंशन है वो कितना होता। तो मैंने लिखा कि फ्री इलोंगेशन ऑफ द बार डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस प्लस डेल्टा बी। ठीक है, तीनों को ऐड कर दीजिए और तीनों में वैल्यूज को पुट कर दीजिए। और डेल्टा क्या होता है? डेल्टा की वैल्यू होती है अल्फ़ा टी एल। तो अल्फ़ा टी एल की वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे टी कॉमन है 70 डिग्री, वो मैंने बाहर रख दिया, और अल्फ़ा और ई की एल की वैल्यू ये पुट कर दीजिए। तो आपको जो फ्री इलोंगेशन मिला इस बार के अंदर 70 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के कारण वो वैल्यू आई 1.106 मिलीमीटर। क्लियर? अब फ्री इलोंगेशन कैलकुलेट करने के बाद स्ट्रेसेस कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए, ड्यू टू सपोर्ट दिस फ्री इलोंगेशन इज प्रिवेंटेड एंड स्ट्रेसेस आर डेवलप्ड। कि देखिए इस बार के अंदर आपने फ्री इलोंगेशन को प्रिवेंट किया, इस कारण से उसके अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस हो जाएंगी, और ये जो कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस होंगी उस कारण से इसके अंदर कुछ कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, अब वो कॉन्ट्रैक्शन या चेंज इन लेंथ होगी, वो चेंज इन लेंथ इस फ्री कॉन्ट्रैक्शन के बराबर होगी, और दोनों को इक्वेट कर दीजिए तो फिर आपके पास में एक सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में आप सिग्मा सी और सिग्मा एस की वैल्यू पुट कर दीजिए इन टर्म्स ऑफ सिग्मा बी। वैल्यूज पुट कर दीजिए। ठीक है, एल की वैल्यू पुट करिए, ई की वैल्यू पुट करिए, तो फिर हमें एक इक्वेशन मिल गई। क्या? कि 1.106 इज इक्वल टू 0.1302 सिग्मा बी, और इससे सिग्मा बी कैलकुलेट कर लीजिए। सिग्मा बी की वैल्यू आई 84.95 मेगापास्कल। अब इस सिग्मा बी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए तो सिग्मा सी और सिग्मा एस मिल जाएगा। क्लियर? अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में बोला है कि अगर सपोर्ट के बीच में 0.6 मिलीमीटर का यील्ड हो, मतलब सपोर्ट के बीच में 0.6 मिलीमीटर का गैप हो, तो क्या होगा। तो देखिए, अगर इस बार में जो फ्री इलोंगेशन 0.6 मिलीमीटर तक होता तो कोई स्ट्रेस इंड्यूस नहीं होती,
लेकिन यहाँ पे स्ट्रेसेस इंड्यूस होंगी किसके कारण? वो फ्री इलोंगेशन जो है 1.106 है और जो यील्ड है वो 0.6 है, मतलब 1.106 माइनस 0.6, ये जो डिस्टेंस होगी इसके कारण स्ट्रेसेस इंड्यूस होंगी। मतलब जो आपने एक्सटेंशन को प्रिवेंट किया वो कितना किया? वो 1.106 माइनस 0.6, ठीक है। और मैंने कहा था कि इलोंगेशन और कॉन्ट्रैक्शन प्रिवेंटेड के कारण स्ट्रेस इंड्यूस होती हैं, ठीक है। तो इक्वेशन यही रहेगी, बस यहाँ पे इस डेल्टा की जगह मतलब फ्री इलोंगेशन की जगह क्या आ जाएगा? 1.106 माइनस 0.6, ठीक है। ये वैल्यूज पुट कर दीजिए तो ये इक्वेशन आ गई, बाकी सब वैल्यूज तो सेम ही है, ठीक है। तो हमें ये इक्वेशन मिल गई और बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट सिग्मा बी। तो सिग्मा बी आ गया और जब ये सिग्मा बी मिला तो इस सिग्मा बी को यहाँ पे पुट कर दीजिए तो सिग्मा सी और सिग्मा एस की वैल्यू मिल जाएंगे। ये आ गई, क्लियर। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। देखिए, ए स्टील रॉड पासेस थ्रू ए कॉपर ट्यूब, द कॉपर ट्यूब इज क्लोज्ड एट ईच एंड with the help of 30 mm thick steel plate which are tightened by nuts till the length of the copper tube is reduced by 0.6 mm. Clear? The temperature of the whole assembly is raised by 56 degrees centigrade. Determine the stresses in the steel and copper before and after the rise of temperature. Clear यहाँ तक? अब इसमें एक एजम्पशन है कि एज्यूम डेट द थिकनेस ऑफ स्टील प्लेट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग टाइटनिंग ऑफ द नट। मतलब जब नट को आप टाइट करते हैं तो ये जो स्टील प्लेट आपने स्टील प्लेट से इस कॉपर ट्यूब को जो क्लोज कर रखा है उसकी थिकनेस में कोई चेंज नहीं आता। एन असेंबली इज शोन इन फिगर, कि ये जो असेंबली है इस फिगर में दे रखी है। अब इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में और ये असेंबली किस तरह की है उसकी बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक कॉपर ट्यूब है, इस कॉपर ट्यूब को हमने दो स्टील प्लेट से क्लोज कर रखा है, क्लियर। और इसके अंदर एक स्टील रॉड प्लेस कर दी है, इसके इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर गिवन है और स्टील रॉड जो है उसकी जो डायमीटर है वो 16 मिलीमीटर है। यहाँ तक क्लियर। अब हम इसमें दो तरह के इफेक्ट देखते हैं। पहला इफेक्ट तो क्या है कि जब नट को आप टाइट करते हैं, जब नट को टाइट करोगे तो भी स्ट्रेसेस इंड्यूस होंगी और टेम्परेचर को 56 डिग्री सेंटीग्रेड जब राइज करते हैं तो भी स्ट्रेसेस इंड्यूस होंगी। तो दोनों के इफेक्ट देखना है। पहले आपको बताना है कि सिर्फ जब नट टाइट किया तो क्या स्ट्रेसेस इंड्यूस हुई, ठीक। और सेकंड पार्ट में बताना है कि जब टेम्परेचर राइज करने के बाद टेम्परेचर स्ट्रेस इंड्यूस हुई वो और नट को टाइट करने के बाद जो स्ट्रेस इंड्यूस हुई थी, दोनों के समीशन के बाद आपको स्ट्रेस मतलब दोनों का समीशन बताना है, क्लियर। तो चलिए आप क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जो डेटा गिवन है वो भी यहाँ पे दिया है, मतलब ई और अल्फा की वैल्यूज़ गिवन है। हम सबसे पहले एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट कर लेते हैं, एरिया ऑफ स्टील रॉड कैलकुलेट कर लेते हैं और एरिया ऑफ कॉपर ट्यूब कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ये कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद अब शुरुआत करते हैं और स्टेप 1 में स्ट्रेसेस ड्यू टू टाइटनिंग ऑफ नट की बात करते हैं कि जब नट को आप टाइट करोगे तो क्या होगा। जब हम नट को टाइट करेंगे तो क्या होगा, ये जो कॉपर ट्यूब है ये कुछ कंप्रेस होगी और आपने कितनी कंप्रेस की है कि उसकी लेंथ जो है वो 0.6 मिलीमीटर कम हो जाए। तो फिर जब आपने कॉपर ट्यूब को टाइट किया तो उसके अंदर जो स्ट्रेस इंड्यूस होंगी वो कंप्रेसिव होंगी और जो ये स्टील रॉड है इसके अंदर जो स्ट्रेसेस इंड्यूस होंगी वो टेंसाइल होंगी। मैंने यहाँ पे लिखा कि स्ट्रेसेस इन कॉपर ट्यूब आर कंप्रेसिव एंड स्ट्रेसेस इन स्टील रॉड आर टेंसाइल। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, कॉपर ट्यूब को आपने इतना कंप्रेस किया कि उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कितना 0.6 मिलीमीटर, ठीक है। और मुझे पता है कि कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन जो होता है विच इज़ इक्वल टू सिग्मा बाई ई इंटू एल होता है, तो मैंने वो लिख दिया, ठीक है। तो एक तरफ 0.6 लिख दीजिए कि कॉपर में जो कॉन्ट्रैक्शन है वो और दूसरी तरफ कॉपर में स्ट्रेसेस इंटू एल अपॉन ई सी। तो यहाँ से आपको सिग्मा सी की वैल्यू मिल गई, ठीक है। ये सिग्मा सी क्या है, ये सिग्मा सी कॉपर ट्यूब के अंदर स्ट्रेस की वैल्यू है कब, जब नट को आपने टाइट किया, और कौन सी होगी, कंप्रेसिव, क्लियर। अब मैंने आपसे कहा कि नट को तो आपने सेम एक फोर्स से टाइट किया है, तो जितना कंप्रेसिव फोर्स इस कॉपर ट्यूब के ऊपर लगेगा उतना ही टेंसाइल फोर्स इस स्टील रॉड के ऊपर लगेगा।
ठीक है, तो मैंने फोर्सेस को इक्वेट कर लिया, और जब फोर्सेस को इक्वेट किया तो यहाँ से सिग्मा एस की वैल्यू मिल गई, विच इज़ इक्वल टू 70.3 मेगा पास्कल और टेंसाइल स्ट्रेस होंगी। यहाँ तक क्लियर। अब हम सेकेंड इफेक्ट की बात करते हैं कि अगर इस असेंबली का टेम्परेचर हम 56 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करते हैं तो क्या होगा। अब देखिए, जब टेम्परेचर राइज करोगे तो फिर किसके अंदर एक्सटेंशन ज़्यादा है, पहले हम वो देखते हैं। तो मैंने कहा कि अल्फ़ा सी इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा एस, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो है वो कॉपर के लिए ज़्यादा है, मतलब कॉपर जो है वो ज़्यादा एक्सपेंड हो सकता है। लेकिन यहाँ पे तो स्टील प्लेट के कारण एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने कॉपर ट्यूब को स्टील प्लेट से क्लोज कर रखा है, तो एक्सपेंशन को आपने प्रिवेंट किया। इस कारण से कॉपर ट्यूब के अंदर जो स्ट्रेस इंड्यूस होंगी वो कंप्रेसिव होंगी। क्लियर। और इसीलिए मैंने लिखा कि कॉपर बार एक्सटेंड्स मोर, हैंस compressive stresses is induced in the copper tube and tensile stresses are induced in steel rod. क्लियर। अब लेकिन फोर्सेस दोनों के अंदर सेम होंगे, इतना मुझे पता है, ठीक है। तो फोर्सेस सेम होंगे तो मैंने दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर लिया। बस यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर स्ट्रेस के कारण जो मतलब टेम्परेचर स्ट्रेसेस जो इंड्यूस हो रही हैं उनको मैंने डैश लगा के शो कर दिया। तो सिग्मा एस डैश इंटू ए एस इज इक्वल टू सिग्मा सी डैश इंटू ए सी। क्लियर। तो ये इक्वेशन 1 हो गई, इसमें एरिया की वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए तो आपके पास में एक इक्वेशन मिल गई सिग्मा एस डैश और सिग्मा सी डैश के बीच में। क्लियर। अब दो स्ट्रेस कैलकुलेट करना है तो हमें एक इक्वेशन और चाहिए, तो दूसरी मैंने कंपैटिबिलिटी इक्वेशन की बात करता हूँ, ठीक है। वो क्या होगी कि फ्री एक्सपेंशन इन कॉपर ट्यूब। क्लियर। टेम्परेचर के कारण एक्सपेंशन होगा तो फ्री एक्सपेंशन इन कॉपर ट्यूब प्लस जो कॉपर के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस हुई उसके कारण कुछ कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो वो लिख दिया मैंने, ठीक है। तो क्या आएगा, फ्री एक्सटेंशन कॉपर और जो कॉन्ट्रैक्शन आया वो लिख दिया। क्लियर। राइट हैंड साइड। और स्टील जो बार है, स्टील बार के अंदर एक्सपेंशन जो होगा वो यहाँ लिख दिया, और स्टील के अंदर टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस हुई उसके कारण एक्सपेंशन होगा तो वो लिख दिया यहाँ पे। क्लियर। अब इससे ये इक्वेशन बन गई। अब बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हम सिग्मा सी डैश और सिग्मा एस डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा एस डैश को जो है सिग्मा सी डैश के टर्म में आपने लिखा है उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। जब वैल्यूज़ को पुट किया आपने तो फिर आपके पास में सिग्मा सी डैश की जो वैल्यू आई वो 9.87 मेगा पास्कल आ गई, और सिग्मा एस डैश जब इसको यहाँ पुट कर दोगे तो ये मिल जाएगा। तो सिग्मा एस डैश की जो वैल्यू आई वो आ गई 34.7 मेगा पास्कल। क्लियर। अब मतलब ये जो स्ट्रेसेस आ गई, ये जो डैश लगा के निकली ये टेम्परेचर स्ट्रेसेस हैं, मतलब टेम्परेचर राइज के कारण स्ट्रेसेस इंड्यूस हुई वो हैं ये। क्लियर। अब आपसे इस क्वेश्चन के दो पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट में पूछा था कि टेम्परेचर राइज के पहले स्ट्रेसेस क्या होंगी, तो वो है सिग्मा सी की वैल्यू ये वो है और सिग्मा एस की वैल्यू ये है, और आफ्टर टेम्परेचर राइज क्या होगा, तो यहाँ पे नट के टाइट करने के कारण जो स्ट्रेस इंड्यूस हुई वो प्लस जो टेम्परेचर राइज के कारण स्ट्रेस इंड्यूस हुई वो दोनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि कॉपर ट्यूब के अंदर दोनों ही इफेक्ट के कारण जो स्ट्रेस इंड्यूस हुई वो कंप्रेसिव है, इसलिए दोनों ऐड हो गई, और दोनों ऐड करके आपकी जो वैल्यू आई वो आ गई 29.87 मेगा पास्कल, और इसीलिए मैंने इसको कंप्रेसिव लिखा। क्लियर। और जो स्टील रॉड है उसके अंदर दोनों इफेक्ट के कारण, नट को टाइट करने के कारण और टेम्परेचर राइज होने के कारण जो स्ट्रेसेस इंड्यूस हुई वो दोनों के दोनों टेंसाइल है, इसलिए यहाँ पे भी मैंने ऐड कर दिया। और ऐड होने के बाद जो सिग्मा एस की वैल्यू आई विच इज़ 104.9 मेगा पास्कल और टेंसाइल होगी। क्लियर। एक क्वेश्चन और करते हैं, ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ है। ए prismatic bar AB is rigidly fixed between A and B as shown in figure. If temperature of bar is raised non-uniformly along the length from 0 degree centigrade at A to T degree centigrade at B, which varies parabolically if at a distance x from end A. Temperature is given by Tx, ये इक्वेशन गिवन है, where Tx is temperature change, L is length of bar. Then find the axial compressive stress developed in the bar. अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक बार गिवन है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है थ्रू आउट द लेंथ,
ठीक है। अब इस पे आप टेम्परेचर चेंज करते हैं और यूनिफॉर्म टेम्परेचर चेंज नहीं करते। यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ए एंड पे, और जो बी एंड है वहाँ पे T डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो टेम्परेचर वेरी कर रहा है वो पैराबोलिकली वेरी कर रहा है और इस इक्वेशन से वेरी कर रहा है, ठीक है। अब मुझे पूछा है कि ये दोनों एंड फिक्स हैं और टेम्परेचर जब राइज करोगे तो फिर इसके अंदर एक्सपेंशन होगा, और एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा, इस कारण से इसके अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस होंगी। और वही पूछा है कि फाइंड द एक्चुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप्ड इन द बार। तो मुझे कंप्रेसिव स्ट्रेस बताना है कि इसके अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि लेट सिग्मा बी द कंप्रेसिव स्ट्रेस फॉर ओवरऑल बार, कि इस बार के अंदर जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है उसकी वैल्यू मैंने बोल दी सिग्मा। अब इस सिग्मा के कारण जो कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा है उसके कारण इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, और उस कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, सिग्मा बाई ई इंटू एल। मैंने लिखा है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू सिग्मा, और सर मैंने डेल्टा बोला विच इज़ इक्वल टू, ये माइनस साइन इसलिए क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो माइनस सिग्मा बाई ई इंटू एल, ठीक है। अब इसके अंदर फ्री एक्सटेंशन की बात करते हैं। देखिए फ्री एक्सटेंशन जो होता है वो कितना होता है, वो होता है अल्फ़ा टी एंड एल। अब यहाँ पे अल्फ़ा और एल तो कांस्टेंट है, जो वेरी कर रहा है वो टी वेरी कर रहा है। यहाँ पे टी की वैल्यू 0 और यहाँ पे टी जो है वो टी के बराबर है, मतलब टेम्परेचर की वैल्यू टी के बराबर है। तो फिर आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटी सी एलिमेंटल लेंथ dx कंसीडर करेंगे। उस dx के अंदर हम फ्री एक्सटेंशन देखेंगे और उसके बाद उसको x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू l तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो मुझे फ्री एक्सटेंशन इन बार मिल जाएगा। तो चलिए मैंने यहाँ पे लिखा फ्री एक्सटेंशन इन dx लेंथ विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा tx dx, ठीक है। ये Tx जो है वो यहाँ पे टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस Tx की वैल्यू को पुट कर लीजिए यहाँ पे, ये कर दिया। अब टोटल फ्री एक्सटेंशन की बात करते हैं, तो x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू l तक इंटीग्रेट कर दीजिए। तो मैंने x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l तक इंटीग्रेट कर दिया, और इस वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए। ये वैल्यू जो है मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी। क्लियर। अब यहाँ पे अल्फ़ा टी और एल स्क्वायर ये कांस्टेंट टर्म है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर रख दीजिए और एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करिए। तो एक्स स्क्वायर को जब करोगे तो एक्स क्यूब बाई 3 आ गया, वही आ गया। अब इसमें ये जो लिमिट है इनको पुट कर दीजिए, तो फिर जो आपको फ्री एक्सटेंशन इन बार मिला वो आ गया अल्फ़ा टी एल बाई 3। क्लियर। अब जब ये फ्री एक्सटेंशन मिल गया आपको, तो अब मुझे पता है कि इस बार के अंदर नेट चेंज इन लेंथ तो 0 है, इसलिए मैंने लिखा डेल्टा नेट बार इज इक्वल टू 0। मतलब फ्री एक्सटेंशन इन बार प्लस प्लस कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू दिस सिग्मा, जो कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस हुई, वो दोनों का समीशन 0 होगा, ठीक है। तो ये फ्री एक्सटेंशन हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। ये ऐड कर दिया, ठीक। ये माइनस है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन है, और 0 से इक्वेट जब किया तो ये वैल्यू आ गई। मीन्स सिग्मा इज इक्वल टू होगा अल्फ़ा टी ई बाय 3। ये इस बार के अंदर टेम्परेचर स्ट्रेस की वैल्यू है जो कि कंप्रेसिव है। और मुझे पता है कि अगर ये टेम्परेचर यूनिफॉर्म होता, इसके अंदर T डिग्री सेंटीग्रेड होता पूरी बार का, तो फिर जो स्ट्रेस की वैल्यू होती थी वो मुझे पता है वो होती थी अल्फ़ा टी ई। मतलब टेम्परेचर पैराबोलिकली वेरी जब आपने किया 0 से T डिग्री, तो ये 1/3 हो गए, मतलब स्ट्रेसेस की जो वैल्यू है वो 1/3 हो गई। क्लियर। अब जब हम सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ रहे थे तो कुछ 2-3 प्रॉपर्टी छूट गई थी, उनकी भी बात कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, ये टेनेसिटी क्या चीज़ होती है। तो मैंने कहा द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू रजिस्ट फ्रैक्चर व्हेन अंडर द एक्शन ऑफ टेंसाइल लोड। जब हम किसी मटेरियल के ऊपर टेंसाइल लोड लगाते हैं तो फिर उसकी जो फ्रैक्चर से रजिस्ट करने की प्रॉपर्टी होती है उसे टेनेसिटी बोला जाता है, ठीक है। इट रिफर्स टू मटेरियल रेजिस्टेंस फॉर रप्चर विथ रिस्पेक्ट टू टीयरिंग, ठीक। अब ये टीयरिंग क्या होता है, इन सबको स्टील स्ट्रक्चर जब पढ़ते हैं तो उसमें आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा कि स्टील के फेलियर मोड्स होते हैं कुछ, तो उसमें से एक फेलियर मोड जो है वो टीयरिंग है, तो वहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। क्लियर। अब ये रेजिलेंस वर्ड क्या होता है, तो देखिए रेजिलेंस वर्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बहुत यूज़ होता है। तो देखिए मैंने कहा द इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड बाय ए मेंबर फॉर ए गिवन लोडिंग
विद इन इलास्टिक लिमिट इज नोन एज रेजिलेंस। मतलब जो भी मटेरियल एनर्जी को एब्जॉर्व करता है विद इन इलास्टिक लिमिट किसी भी लोड के करस्पॉन्डिंग, उसे हम रेजिलेंस बोलते हैं। तो देखो उसको कैसे कैलकुलेट कैसे करोगे, तो मैंने यहाँ पे लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन एक कर्व प्लॉट किया और इसको लिखा, कोई भी एक लोड है, मान लीजिए वो अलाउएबल लोड है और उसके करस्पॉन्डिंग जो डिफ्लेक्शन है वो ये डेल्टा नॉट है। तो फिर जो रेजिलेंस है विच इज़ इक्वल टू 1/2 PA इंटू डेल ओ। क्लियर, इस लोड के करस्पॉन्डिंग ये डिफ्लेक्शन है। अब प्रूफ रेजिलेंस क्या होता है, देखिए, द ग्रेटेस्ट स्ट्रेन एनर्जी विच कैन बी स्टोर्ड बाय ए मेंबर विदाउट बीइंग परमानेंटली स्ट्रेन्ड इज कॉल्ड प्रूफ रेजिलेंस। कि कोई भी मटेरियल परमानेंटली डिफॉर्म हुए बगैर, मतलब इलास्टिक लिमिट के अंदर ही, वो जो मैक्सिमम एनर्जी को एब्जॉर्व करता है वो प्रूफ रेजिलेंस कहलाता है। क्लियर। अब आपको एक टर्म और पता है कि मॉडल्स ऑफ रेजिलेंस क्या होता है। देखिए, मॉडल्स ऑफ रेजिलेंस भी इसी से बोल सकते हैं कि वो क्या होता है, वो भी मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड होता है। मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम अगर मैं बोल दूं तो फिर वो मॉडल्स ऑफ रेजिलेंस हो जाता है। क्लियर। ये प्रूफ रेजिलेंस है, वो मॉडल्स ऑफ रेजिलेंस होता है, बस उसमें हम जो है वो मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट एनर्जी ही होती है, बस उसमें पर यूनिट वॉल्यूम अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे मॉडल्स ऑफ रेजिलेंस बोल देते हैं। क्लियर। अब हम इसको देखिए, इसके फॉर्मूले में इसका अगर आपको मैथमेटिकली लिखना है तो प्रूफ रेजिलेंस भी वही हुआ 1/2, बस यहाँ पे ये मैक्सिमम इलास्टिक लोड है, मतलब इलास्टिक लोड, इलास्टिक लिमिट तक जो आप लोड लगा सकते हैं वो लोड है ये, और उसके करस्पॉन्डिंग डिफ्लेक्शन है। तो प्रूफ रेजिलेंस आपने लिखा 1/2 इंटू पी इंटू डेल ई। क्लियर, मतलब मैथमेटिकली आप इस फॉर्मूले से प्रूफ रेजिलेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्या चीज़ होती है उसकी शुरुआत करेंगे। थैंक यू।